जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिनके आगे रिपीट होने की जो संभावना है वो पूरी पूरी है। देखो, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पेड बैच में पढ़ाया था तब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का ऐसा पोर्शन है जो अंडरस्टैंडिंग टाइप का है। यहाँ पर आपको याद करने के बजाय समझने पर ज़्यादा फोकस करना होगा। और ये जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है, देखो कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड दोनों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ से पूरे पूरे क्वेश्चन ठीक करके आ जाते हैं। शायद ही वो एक या दो क्वेश्चन गलत करते हैं, बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन यहाँ पर उनका बिल्कुल 100% स्कोर रहता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। यदि आप इन क्वेश्चनों को सही ढंग से समझोगे, इनको सोल्व करने से पहले आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करोगे, तो प्यारे साथियों आप हर हाल में यहाँ पर बिल्कुल 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चनों की। प्यारे साथियों शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अब देखो, इस क्वेश्चन को वो कैंडिडेट बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं जिन्होंने निर्माणात्मक मूल्यांकन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। वो केवल मोटे तौर पर जानते हैं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। अब शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। ध्यान रखना प्यारे साथियों, निर्माणात्मक मूल्यांकन के संबंध में आपको सही स्टेटमेंट को चयनित करना है। और अब ऐसे कैसे आप सीक्वेंस में जो जो आपको ठीक लग रहा है, जो जो इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है उसको यहाँ पर ही सिलेक्ट करते हुए चलो। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। और ये सामने आपके 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एक सही आंसर को सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा था जो निदानात्मक मूल्यांकन से संबंधित था, निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो यहाँ पर बताओ प्यारे साथियों कौन कौन से ऑप्शन है जो निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित हैं। और ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दे दिया एक साथ, ये लो पकड़ो भाई। अब इसको पढ़ते जाओ और यहाँ पर सेलेक्ट करो कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के संबंध में कौन से ठीक है। देखो यहाँ पर प्यारे साथियों जो सही आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का वो है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बी डी एफ यहाँ पर ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन का एक ऐसा प्रकार जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो उसे हम कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा होता है संकलनात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन का एक ऐसा प्रकार जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। अब मैं इसका सबसे प्यारा आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे टीचर पढ़ा रहे, पढ़ाते पढ़ाते ही उसने बीच में एक कैंडिडेट को खड़ा किया और क्वेश्चन पूछ लिया कि चल बता इसका आंसर बता। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं इसका मैं, वीकली टेस्ट लेना। तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं इसका मैं, मासिक तरीके से टेस्ट लेना। ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के हैं। वहीं बात करें संकलनात्मक मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है, जैसे हुआ प्यारे साथियों हमारा वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा है जो सत्र समाप्त होने के बाद में लिया जाता है। जैसे आप 10वीं क्लास में हो तो बिल्कुल लास्ट में लिया जाएगा, 9वीं क्लास में लास्ट में लिया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारी जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वो संकलनात्मक होती हैं।
अब दोनों में आप अंतर देखो, वार्षिक परीक्षाओं को हम संकलनात्मक मूल्यांकन में शामिल कर रहे हैं, और जो बीच बीच में हमारे टेस्ट होते थे, टीचर जो कक्षा में चलती कक्षा में हमसे क्वेश्चन पूछते थे, जो मंथली टेस्ट होते थे, जो वीकली टेस्ट होते थे, वो सभी निर्माणात्मक मूल्यांकन में थे। अब इन दोनों में देखो आप भाई, जो आपके बीच बीच में टेस्ट होते रहते थे, उनसे आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी कि चल भाई तेरे 10 में से 10 नंबर आएंगे, तेरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें डिग्री या सर्टिफिकेट मिला है तो केवल और केवल हमारी जो वार्षिक परीक्षाएं हुई हैं उनके बेस पर मिला है। तो आपको एक तो ये समझ में आ गया होगा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा हमें किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलती, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन के बेसिस पर हमें डिग्री भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। दूसरी बात, टेस्ट हुआ, संडे को टेस्ट हुआ, सपोज दैट आज संडे को टेस्ट हुआ, उसमें आपके 10 में से 6 नंबर आए, टीचर ने आपकी जबरदस्त तरीके से ठुकाई की। अगला टेस्ट हुआ, आपके 10 में से 7 नंबर आ गए, फिर टीचर ने आपकी जबरदस्त तरीके से ठुकाई की। फिर अगले टेस्ट में आपके 10 में से 8 नंबर आ गए, फिर टीचर ने जबरदस्त तरीके से ठुकाई की, फिर 10 में से 9 नंबर आ गए, लास्ट में प्यारे साथियों 10 में से 10 नंबर आने लग गए। तो आप में क्या हुआ? सुधार हुआ। क्या यदि वो टीचर टेस्ट नहीं लेता तो क्या आप अपने आप में सुधार कर पाते? कभी नहीं सुधार कर पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। लेकिन टीचर क्या कर रहा था? हर संडे टू संडे टेस्ट ले रहा था और आपको बता रहा था कि भाई तेरे इतने नंबर आ रहे हैं, और आपकी पिटाई भी कर रहा था, आपको पनिशमेंट दे रहा था वो, कि भाई अब तू सुधार कर अपने स्कोर में, क्या कर, अपने स्कोर में सुधार कर। तो एक तरीके से जो निर्माणात्मक मूल्यांकन हो रहा है, जो हमारी चलती हुई क्लास में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संडे टू संडे टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, इन सभी का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? इन सभी का उद्देश्य है स्टूडेंट में सुधार करना। यदि खराब स्कोर आ रहा है तो उसे एक अच्छे स्कोर की ओर लेके जाना। यदि कोई स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसे बताते रहना कि भाई क्या तेरा लगातार सही स्कोर चल रहा है, कोई टॉपिक अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया, इसका पता चलाना। तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलाना। यदि उसकी खराब परफॉर्मेंस चल रही है तो उसमें सुधार करना। ठीक है, तो हम एक शब्द में ये भी कह सकते हैं प्यारे साथियों कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों प्रकृतियों का होता है। उपचारात्मक भी होता है, निदानात्मक भी होता है। आपका टेस्ट लिया, आपके कम नंबर आए, अब वो टीचर क्या करेगा? रीजन जानने की कोशिश करेगा, और आप भी रीजन जानोगे कि यार मेरे इतना कम स्कोर क्यों हुआ। तो आप अपना क्या करोगे? निदानात्मक करोगे, आप अपना निदान करोगे कि यार मेरे कम स्कोर क्यों हुआ। टीचर भी सोचेगा कि भाई इसके कम स्कोर क्यों हुआ। फिर आप अपने आप में सुधार करोगे, आपकी जो गलतियां उनको आप सही करोगे। टीचर भी जो आपसे गलती हो रही है या जो कुछ खुद ने गलती की है उनमें सभी में सुधार करेगा। तो वो क्या करेगा? उपचार करेगा। तो उपचार और निदान, ध्यान रखना, दोनों के दोनों निर्माणात्मक मूल्यांकन से संबंधित होते हैं। अब बात करें संकलनात्मक मूल्यांकन। भाई आपकी वार्षिक परीक्षा हुई, रिजल्ट आया, सर्टिफिकेट आ गया घर पर, कोई सुधार करने का ऑप्शन नहीं है। कोई सुधार करने का ऑप्शन नहीं है कि चल 2 महीने बाद में फिर से वार्षिक परीक्षा आ रही है, उसमें अच्छे नंबर ले आना। दो ऑप्शन है, या तो आगे की ओर बढ़ो या फिर दोबारा से पढ़ो। तो जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है वो हमें सुधार का मौका देता है, जबकि संकलनात्मक मूल्यांकन हमें किसी तरीके का कोई भी सुधार का मौका नहीं देता। निदानात्मक जो संकलनात्मक मूल्यांकन है वो प्यारे साथियों एक निष्कर्ष के रूप में काम कर रहा है। बिल्कुल फाइनल निष्कर्ष दे दिया, पकड़ भाई ये तेरा फाइनल निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। जबकि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है उससे जो रिजल्ट मिलता है उसको हम फाइनल निष्कर्ष नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमें दोबारा से फिर से सुधार करने का मौका मिलने वाला है। तो ये दोनों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। अब हम इसके ऑप्शनों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। क्या दिया जा रहा है प्यारे साथियों? यहां पर छात्रों को ग्रेड दिया जा रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ये संकलनात्मक का हुआ कि निर्माणात्मक का? भाई निर्माणात्मक में तो भाई ग्रेड मिलती है आजकल।
आपने आपने भी देखा होगा 10वीं तक के बच्चों को ग्रेड दी जाती है, ए ग्रेड से पास हुआ है, A++ ग्रेड से पास हुआ है, B ग्रेड से पास हुआ है। तो ये ग्रेड कब मिलती है? जब फाइनल रिजल्ट आता है, हमारे हाथ में सर्टिफिकेट होता है और उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि ए ग्रेड से बच्चा पास हुआ है, बी ग्रेड से बच्चा पास हुआ है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? संकलनात्मक मूल्यांकन का हुआ। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। यहाँ पर सुधारात्मक प्रतिपुष्टि की बात हो गई, इसलिए निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा। यहाँ पर बच्चे में सुधार का मौका मिल रहा है बच्चों को। शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। भाई शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। यहाँ पर छात्रों को अंक देने का मतलब है कि भाई तेरा एक पहला नंबर है, तेरा दूसरा नंबर है, तेरा तीसरा नंबर है, तेरा चौथा नंबर है। इस तरीके से यहाँ पर अंक मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी संकलनात्मक मूल्यांकन का ही एग्जाम्पल हुआ। शिक्षक कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करता है। अब शिक्षक है जो छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, इसका मतलब है कि जो शिक्षक है वो छात्रों के जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन का एग्जाम्पल हुआ। भाई निर्माणात्मक मूल्यांकन में छात्र के कंफ्यूजन को और छात्र के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाता है। छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर बात की जा रही है यहाँ पर प्यारे साथियों। और उसके बाद शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। ठीक है, तो अब खुद बताओ आप प्यारे साथियों, इन दोनों में से ई और एफ में से कौन सा यहाँ पर ठीक होगा? बताओ, मैंने दोनों को आपको अच्छे से समझा दिया था। अब आपको बताना है ई और एफ दोनों में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का एग्जाम्पल होगा। ऊपर डी होगा क्योंकि ये तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, बी होगा इसके बारे में डायरेक्टली पता चल रहा है, ई और एफ इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा निर्माणात्मक मूल्यांकन का एग्जाम्पल होगा। तो प्यारे साथियों यहां पर होगा ऑप्शन एफ। ठीक है, तो बी, डी और एफ प्यारे साथियों इसका सही आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी आ गया होगा और संकलनात्मक मूल्यांकन भी आ गया होगा। पेड बैच में प्यारे साथियों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बिल्कुल डिटेल से। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावोत्पादकता में अत्यंत रूप से संबंधित हैं? अब क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता है जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता में अत्यंत रूप से संबंधित है। प्रभावोत्पादकता का मतलब है कि जो शिक्षण के प्रभाव है, प्रभावोत्पादकता है, उसमें वृद्धि करते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है प्यारे साथियों कि अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण की प्रभावोत्पादकता में अत्यंत रूप से संबंधित हैं, वृद्धि करते हैं। परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, अधिगमकर्ता के साथी समूह। प्यारे साथियों देखो, इस क्वेश्चन को हर एक वो कैंडिडेट ठीक कर सकता है जिसने केवल थोड़ा सा दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को समझा है। मतलब इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपने टीचिंग एप्टीट्यूड को कितना पढ़ा है कोई मतलब नहीं रखता। बस इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए मतलब रखता है कि आपने एग्जाम टाइम में क्वेश्चन को कितने तरीके से, कितने सही ढंग से पढ़ा है। बस प्यारे साथियों, भाई शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से संबंध रूप में संबंधित है, से अत्यंत रूप से संबंधित है। अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता है जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? तो प्यारे साथियों देखो, परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है। भाई आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो कितना ज्यादा समझ में आ रहा है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको कितना ज्यादा समझ में आ रहा है, इस पर आपके परिवार में कितने मेंबर हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षिक स्तर, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो आपको कितना समझ में आ रहा है, इसके ऊपर प्यारे साथियों आपके पेरेंट्स की एजुकेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि चलो आपके पापा MBBS कर रखे हैं या आपके पापा ने PhD कर रखी है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपके पापा ने कुछ पढ़ाई नहीं कर रखी इसलिए आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अधिगमकर्ता के साथी समूह का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि भाई तेरे जो दोस्त हैं सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं इसलिए तेरे को समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से, तेरे दोस्त सारे के सारे लोफर टाइप के हैं इसलिए तेरे को अच्छे से समझ में आएगा, नहीं आएगा, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभव का क्या प्रभाव पड़ता है प्यारे साथियों? एक तो ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, बिल्कुल जीरो उस टॉपिक के बारे में आप, तो उस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल जड़ से शुरू होना होगा, बिल्कुल जीरो से शुरू होना होगा। तो उस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हो, तो उस टॉपिक को समझने में आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा, क्योंकि आप उसका जो मूल है, उसका जो जड़ है, उनको आप पहले से समझते हैं। तो किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने में उसका जो स्टूडेंट का पूर्व का जो अनुभव है ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार के रूप में माना जाता है। दोबारा से हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। शोध साक्ष्य निम्नलिखित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, पता चलाओ कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे, इसके बारे में पता चलाओ। यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर जो शोध के साक्ष्य है उससे संबंधित जो प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पहला, संरचना देना, जिसे क्या आगे कहा जाना है के विषय में व्यवस्था देने हेतु टिप्पणियां दी जाती हैं। प्रक्रिया एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों, शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता है। विद्यार्थियों के विचारों एवं अवधानों को शिक्षक द्वारा विषय प्रस्तुति में अपने द्वारा की गई प्रस्तुति में जोड़ना। अनुदेशात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण एवं लचीलापन है। विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य कि विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेते हैं। और ये प्यारे साथियों 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी, सी ई एफ, बी सी डी और ए सी एफ। चलो तो प्यारे साथियों, फाइनली आप इस क्वेश्चन का आंसर दो कि यहां पर सही आंसर क्या बनने वाला है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर considered as key behavior of effective teaching as evident from research। तो अब हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों, शोध के जो साक्ष्य हैं से समर्थित, शोध के साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहार के रूप में माना जाता है। अब हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं, जो ठीक होगा उसको हम निशान लगाते चलेंगे। संरचना देना, जिसे क्या आगे कहा जाना है के विषय में व्यवस्था देने हेतु टिप्पणी की जाती है कि भाई जो भी आप काम करें उसको आगे क्या कहा जाना चाहिए, इसकी टिप्पणी देना। तो प्यारे साथियों, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर प्रक्रिया एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछना, प्रक्रिया और विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछना, ये भी यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता लाना, यह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर प्यारे साथियों कि शिक्षक जो प्रस्तुत कर रहा है, शिक्षक जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, शिक्षक जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो प्रेजेंटेशन कितना स्पष्ट है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा प्यारे साथियों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। विद्यार्थियों के विचारों एवं अवदानों को शिक्षक द्वारा विषय प्रस्तुति में अपने द्वारा दी गई प्रस्तुति में जोड़ना। अब इसका मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी के विचार हैं, जो अवदान है, उनको शिक्षक के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है उनके साथ जोड़ना, तो ये भी यहाँ पर गलत है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अनुदेशात्मक विविधता, अनुदेशात्मक का मतलब क्या है प्यारे साथियों?
अनुदेशात्मक का मतलब होता है समझना, समझने का तरीका, समझने का तरीका। विविधता जिससे तात्पर्य कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण एवं लचीलापन। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। अनुदेशात्मक विविधता का मतलब है यहाँ पर प्यारे साथियों समझने की जो कैपेसिटी है, समझने की जो क्षमता है, उसमें अंतर। भाई कक्षा में 5 बच्चे हैं तो पांचों के पांचों बच्चों की जो अनुदेशात्मक क्षमता है वो बिल्कुल अलग अलग होगी। पांचों के बच्चों की जो समझने का तरीका है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनका जो मेमोरी लेवल है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो टीचर सभी बच्चों को एक समान मानकर पढ़ा नहीं सकता। जब टीचर पढ़ाता है तो उसको ये मानना चाहिए कि सामने जितने भी कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अलग अलग लेवल के हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा, प्रसरण और लचीलापन होना चाहिए ताकि हर एक बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षक की प्रस्तुति में प्रसरण होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए ताकि हर एक लेवल के बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए उसका पढ़ाया हुआ। जो बच्चे बिल्कुल ही कमजोर लेवल के हैं, मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कमजोर है, उनका मेमोरी लेवल बहुत कमजोर है, उनको भी समझ में आ जाए। और जो कैंडिडेट बहुत अच्छे खासा लेवल के हैं, जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मेमोरी लेवल बहुत अच्छा खासा है, उनको भी समझ में आ जाए। विद्यार्थी सफलता दर जिसका तात्पर्य कि विद्यार्थियों किस गति से अवबोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। यहां पर बात की जा रही है प्यारे साथियों विद्यार्थियों की सफलता दर का, कि जितने कैंडिडेटों को पढ़ाया जा रहा है उनमें से कितने कैंडिडेट है जिनको वो जो टीचर पढ़ा रहा है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि ज़्यादा कैंडिडेटों को समझ में आ रहा है तो टीचर की जो सफलता दर है वो बहुत ज़्यादा है। यदि कम बच्चों को समझ में आ रहा है तो टीचर की जो सफलता दर है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों ये भी बिल्कुल ठीक होगा, इसलिए यहाँ पर CEF बिल्कुल राइट आंसर है। नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लक्षणात्मक विशेषताएं दी गई हैं। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई निर्माणात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन दोनों की कुछ स्पेशल विशेषताएं दी हुई हैं और आपको पता चलाना है कि इन स्टेटमेंटों में से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब देखो प्यारे साथियों एक शब्द है निदानात्मक, जो मेरे दिमाग से बार बार निकल रहा है। निदानात्मक निदानात्मक 2-3 बार निकल चुका होगा। उपचारात्मक होता है, एक निदानात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब होता है कारण जानना। जैसे हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके बैठ जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि सर मेरे जुकाम लगी हुई है। डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई कल क्या खाया था तूने, परसों के दिन क्या खाया था, अच्छा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था। आप बोलोगे जी सर मैं नाइट को 7 बजे निकला था, 10 बजे तक बाइक चलाया था। अच्छा, और इस तरीके से वो हमसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछता है। हमें लगता है कि यार ये डॉक्टर इलाज करने के बजाय हमसे इन चीज़ों के बारे में क्यों पूछ रहा है। भाई वो जो डॉक्टर है ना वो हमारे निदानात्मक प्रक्रिया को अप्लाई कर रहा है हमारे ऊपर। वो कारण जानने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इसके जुकाम लग गई। तो जो कारण जानने की प्रोसेस होती है उसको हम निदानात्मक कहते हैं, और उस समस्या का समाधान करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम उपचारात्मक कहते हैं। निर्माणात्मक संकलनात्मक इन दोनों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था पहले क्वेश्चन में। अब देख लो एक ही पेपर में मूल्यांकन से 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब यदि किसी कैंडिडेट का मूल्यांकन का टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार है वो 100% 2 के 2 क्वेश्चनों को ठीक करके आएगा। बिल्कुल जायज़ सी बात है, 100% ठीक करके आएगा। और प्यारे साथियों इसी तरीके से इंटरव्यू का टॉपिक होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, नैदानिक इंटरव्यू होता है, अलग अलग। ठीक है, देखो एक निदानात्मक प्रक्रिया होती है, एक उपचारात्मक प्रक्रिया होती है, एक नैदानिक इंटरव्यू भी होता है। नैदानिक इंटरव्यू, अब यहां पर हम बात करते हैं, इसका उपयोग अधिगम मानकों के निर्धारण में किया जाता है। अधिगम मानक के जो निर्धारण है उसमें किया जाता है इसका प्रयोग। तो ये बात बिल्कुल, अब आगे चलते हैं। इसका उपयोग क्षमता तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है प्यारे साथियों कि जो निर्माणात्मक संकलनात्मक मूल्यांकन है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए करते हैं। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, पहली वाली गलत है, मानकों के निर्धारण में किया जाता है, ये बात गलत है। इसका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है।
अब संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए क्या जाता है कि संस्था कैसी है, संस्था कितनी ठीक है, कितनी खराब है। तो प्यारे साथियों, ये बिल्कुल गलत है। मूल्यांकन हो रहा है, चाहे संकलनात्मक हो चाहे निर्माणात्मक मूल्यांकन हो, वो केवल और केवल स्टूडेंट के पक्ष में होता है, ना कि संस्था के पक्ष में। इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। इसका प्रयोग प्यारे साथियों किस में किया जाता है? अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। अनुदेशन का मतलब होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब अनुदेशन का मतलब होता है समझाना, सिखाना। तो समझाने या सिखाने के दौरान किया जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है, मतलब सिखाने समझाने के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर डी भी ठीक है। मूल्यांकन अपनी प्रकृति में औपचारिक एवं अनुदेशनोपरांत गठित होता है। तो ये प्यारे साथियों यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है, ये आपको भी पता होगा। यदि मूल्यांकन का थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो मूल्यांकन किसी तरीके से औपचारिक अनौपचारिक प्रकृति का नहीं होता। ठीक है, सभी के सभी यह शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनों की सहभागिता पर आधारित होता है। यह बात बिल्कुल ठीक है प्यारे साथियों, कि जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सहभागिता के ऊपर आधारित है। अच्छे से मूल्यांकन तब ही हो पाएगा जब टीचर और स्टूडेंट दोनों इंक्लूड होकर पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। टीचर ने सोचा कि यार मैं मूल्यांकन लूँ, बच्चों के बारे में जानूँ कि ये कितना पढ़ रहे हैं, इनको कितना समझ में आ रहा है। बच्चों ने सोच लिया कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, हम सभी के सभी क्वेश्चन गलत करके आएंगे, हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर बताएंगे। तो टीचर को किसी भी हाल में सही फीडबैक नहीं मिल सकता। तो एक अच्छा इवोल्यूशन तब हो पाएगा जब स्टूडेंट और टीचर दोनों 100% उसमें सहभागी होंगे। तो यहां पर प्यारे साथियों बी, सी और डी, सॉरी यहां पर बी क्या आया था आंसर? देखो यहां पर बी ठीक हुआ था। इसके अलावा प्यारे साथियों डी ठीक हुआ था यहां पर, और इसके अलावा प्यारे साथियों एफ ठीक हुआ था। यहाँ पर बी डी एफ मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सर्जनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है? बताओ प्यारे साथियों, शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सर्जनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश होती है? समीक्षात्मक का मतलब होता है समीक्षा करना, समीक्षा करना, और सर्जनात्मक का मतलब होता है कुछ नया सिखाना। अब समीक्षा का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। पहला परीक्षण पत्र, दूसरा सूक्ष्म ग्रहीता प्रोत्साहन हेतु अनुबंधन, तीसरा है सूचना परिक्रमण की गुंजाइश रखने वाली अनुदेशात्मक प्रस्तुतियां, चौथा है शिक्षक विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवादपरक प्रस्तुतियां। तो बताओ प्यारे साथियों यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सर्जनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश रहती है? अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझना होगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। यहां पर समीक्षात्मक का मतलब समीक्षा करना, रिव्यू लेना। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, 30 कैंडिडेट हैं पढ़ रहे हैं, और प्रिंसिपल आया और स्टूडेंटों से पूछा कि ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50 बच्चों में से 20 ने बोल दिया कि सर बहुत परफेक्ट तरीके से समझ में आ रहा है, टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 20 ने बोला कि सर ठीक ठाक चल रहा है काम, और 10 ने बोला सर हमें समझ में नहीं आया। तो प्रिंसिपल ने रिव्यू ले लिया, समझ जाएगा प्रिंसिपल की टीचर की पोजीशन क्या चल रही है। 20 को बहुत बेस्ट तरीके से समझ में आ रहा है, 20 50-50 हैं, 10 हैं जो बिल्कुल डाउन लेवल पर हैं, बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये होता है समीक्षा का प्रोसेस। जैसे क्लास चल रही है, मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, सपोज दैट टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा दिया, और फिर मैं 10 दिन बाद में आपसे क्वेश्चन पूछूं टीचिंग एप्टीट्यूड से, क्रॉस क्वेश्चन पूछूं मैं टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 दिन बाद में, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ? समीक्षा कर रहा हूँ कि मैंने जो पहले पढ़ाया था वो आपको समझ में आया था या नहीं आया था। सर्जनात्मक का मतलब होता है नया सीखना, कुछ नया जानना, कुछ नया क्रिएट करना। तो शिक्षण व्यवस्था की कौन सा ऐसा प्रकार है यहाँ पर जिसमें समीक्षा और सर्जनात्मक दोनों का आदान प्रदान की पूरी पूरी गुंजाइश होती है? तो प्रशिक्षण 70 प्यारे साथियों, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। सूक्ष्म ग्राह्यता प्रोत्साहन
हेतु अनुबंधन, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। सूचना प्रक्रमण की गुंजाइश रखने वाली अनुदेशात्मक प्रस्तुतियां, ये भी यहाँ पर गलत है। शिक्षक, विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवादपरक प्रस्तुतियां, एक ऐसा टीचिंग मेथड जिसमें टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस तीनों के तीनों इंक्लूड हैं, वहां पर प्यारे साथियों समीक्षा और सर्जन दोनों की पूरी 100% गुंजाइश मिलेगी आपको। नीचे दी गई सूची में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। वो सभी, अब देखो मैंने अब तक जितने क्वेश्चन पढ़ाए उनमें से केवल मूल्यांकन वाले ऐसे क्वेश्चन थे जिनको वो कैंडिडेट ठीक कर सकते हैं जिनको मूल्यांकन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं बोल रहा जिनको मूल्यांकन का बहुत डीपली नॉलेज है, जिनको मूल्यांकन ने बहुत अच्छे से, जिन्होंने मूल्यांकन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। केवल जिनको मूल्यांकन के बारे में पता है कि निर्माणात्मक क्या होता है, संकलनात्मक क्या होता है, वो कैंडिडेट भी ठीक कर सकते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको वो सभी के सभी कैंडिडेट ठीक कर सकते हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक है। यदि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग, इनको यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है लेकिन इनको आपने बहुत अच्छे से समझा नहीं है, तो प्यारे साथियों आप 100% क्वेश्चन सही करने के बजाय गलत करोगे। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करनी है। शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता तथा उनका उपयोग, विद्यालय समुदाय संपर्क, विद्यालय के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि, शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति, शिक्षक के वाचिक व अवाचिक संप्रेषण कौशल। अब प्यारे साथियों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, DEF, और इसके अलावा ADF, ABC और BCE। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है प्यारे साथियों, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन देखो यहाँ पर बना हुआ है। मतलब पेपर इजी आता है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है। तो अब हम एक एक करते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता एवं उपयोग। ये बिल्कुल 100% शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सपोज दैट कहीं पर क्लास चल रही है, अब जैसे आर्ट्स की जो क्लास होती है ना, उनमें तो शिक्षण सहायक सामग्रियों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, वहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ पर भी पढ़ रही है कि यदि आप मल्टीपल कलर के पेनों का यूज करके समझा रहे हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, मैप का या कोई पोर्शन, आप एक रियल मैप बनाकर समझा रहे हो या आप एक रियल मैप चिपका दिए तुरंत बोर्ड पर, फिर समझा रहे हो देखो भाई ये भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। इस तरीके से आप मैप का यूज करके पढ़ा रहे हो तो बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ना। कहीं पर ग्लोब की बात आई, आपने तुरंत बच्चों को ग्लोब दिखाया, बच्चों देखो ये ग्लोब है, फिर आप समझा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें टीचिंग सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। तो शिक्षण सहायक साधनों की उपलब्धता एवं उपयोग, यदि आप शिक्षण के दौरान जो शिक्षण सहायक सामग्री है यदि आप उनका सही ढंग से उपयोग कर रहे हो, जिन जिन शिक्षण सहायक सामग्री आपकी जरूरत पड़ रही है वो शिक्षण सहायक सामग्री वहां पर अवेलेबल है, तो आप शिक्षण को बहुत अच्छे से करवा पाएंगे, बच्चों को आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। तो ये तो 100% ठीक है कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। विद्यालय समुदाय संपर्क, भाई विद्यालय समुदाय संपर्क ये कोई मतलब नहीं रखता कि स्कूल का समाज के साथ क्या संबंध है। भाई आपको कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अब वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर मेरे इस इंस्टीट्यूट का और आपके समाज का या मेरे समाज का और मेरे इस इंस्टीट्यूट का कोई संबंध नहीं रहता। आप किसी स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पर टीचर आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके ऊपर आपके समाज का और उस स्कूल के टीचर का
कोई आपस में लिंक नहीं होता कि चलो भाई ये मेरे समाज का बच्चा है, इसको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरे समाज का नहीं है इसलिए इसको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ऐसा कतई नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन भी गलत होगा। विद्यालय के कार्यक्रम में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि। भाई आपको कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है तो कभी ऐसा नहीं होता कि यार इस बच्चे के जो मम्मी पापा है ना वो स्कूल के हर एक प्रोग्राम में आते हैं इसलिए इसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि यार इस बच्चे के मम्मी पापा तो कभी स्कूल में नहीं आते इसलिए इसको ये टॉपिक समझ में नहीं आना चाहिए। भाई माता पिता के प्रोग्रामों को ज्वाइन करना किसी तरीके से कोई संबंध नहीं रखता आपके सीखने से और आपके समझने से। शिक्षक की विषय संबंधित जानकारी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। भाई टीचर को बहुत अच्छा नॉलेज है तो वो आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा, यदि टीचर को अच्छा ज्ञान नहीं है तो वो आपको अच्छा ज्ञान कहाँ से देगा। तो ये बिल्कुल 100% ठीक है। यहाँ पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति, शिक्षक के वाचिक और अवाचिक संप्रेषण कौशल, दोनों भी बताओ। दोनों लग रहे हैं कि दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर में केवल तीन तीन सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हमने दो सेलेक्ट कर लिया, ए और डी को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ई और एफ में सेलेक्ट करना है। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति। भाई पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं आप एक उनको आयोजित कर रहे हो। दूसरी साइड है शिक्षक के वाचिक और अवाचिक संप्रेषण का कौशल। तो प्यारे साथियों यहां पर इसकी तुलना में ये ज्यादा ठीक होगा। टीचर का जो वाचिक और अवाचिक संप्रेषण कौशल है ना वो आपकी शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा। अब वाचिक और अवाचिक का मतलब होता है वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में वो जो बोलकर लिखकर बता रहे हैं और नॉन वर्बल में जो वो इशारों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर सही आंसर होगा प्यारे साथियों पहला, चौथा और छठा, मतलब ए और डी और एफ यहां पर बिल्कुल ठीक होंगे, इसलिए बी सही है। यहां पर निम्नलिखित में से कौन से एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? बताओ प्यारे साथियों कौन सी सामग्री है जो अनुदेशात्मक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है? ऑडियो पॉडकास्ट है, मुद्रित अध्ययन दिशा निर्देश है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है और यूट्यूब वीडियो है। अब आपको यह तो पता होना चाहिए कि अनुदेशात्मक सहायक सामग्री क्या होती है, अनुदेशन क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। यहां पर प्यारे साथियों अनुदेशन का मतलब होता है समझना, सीखना, समझाना। अधिगम का मतलब भी सीखना समझाना ही होता है एक तरीके से। अनुदेशात्मक सहायक सामग्री हम उन सामग्रियों को कहेंगे जो बच्चे को सीखने में मदद कर रही हैं। वो शिक्षण सहायक सामग्रियां जो बच्चे को सीखने में मदद कर रही है, जो बच्चे के समझने में मदद कर रही हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी सहायक सामग्रियां जो बच्चे के सीखने में काम आ रही है, जो बच्चे के समझने में आ रही है, उसको सीखने में समझने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे? अनुदेशात्मक सामग्री कहेंगे। तो प्यारे साथियों सबसे पहला ऑडियो पोस्ट कोड। तो ऑडियो मतलब सुनकर, ईयरफोन लगाकर हम सुनते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो क्लास को रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑडियो में, फिर उसको सुनते रहते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं मुद्रित अध्ययन दिशा निर्देश, प्रिंटेड नोट्स। ये तो 100% हमारे सीखने समझने में मदद करते हैं, इसलिए ये तो 100% ठीक होगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर, माथे के ऊपर आप प्रोजेक्टर लगा रखे हो और फिर सीख रहे हो। तो प्यारे साथियों इसका आपके सीखने पर, समझने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूट्यूब वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आजकल प्यारे साथियों, फिलहाल में आप इसी का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो अनुदेशात्मक सहायक सामग्री नहीं है। बाकी ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित अध्ययन दिशा निर्देश और यूट्यूब वीडियो तीनों इंक्लूड हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? बताओ क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ क्या है? बहुत गजब का क्वेश्चन है प्यारे साथियों।
तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है? जो विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? शिक्षा के फोकस का, शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित होना, कक्षागत उपस्थिति में सुधार होना, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में शिक्षक की मदद करना, छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना। तो यहाँ पर विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सबसे अच्छा लाभ क्या है प्यारे साथियों? कि शिक्षा के फोकस का, शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल 100% ठीक होगा, ये सभी यहाँ पर गलत होंगे। प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम अध्ययन है? प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थी की योग्यता में सुधार के लिए कौन सा सबसे बेस्ट अध्ययन है? विज्ञान का, इतिहास का, अर्थशास्त्र का और भाषाओं का। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप केवल पढ़ते ठीक कर दोगे। यदि आप इस क्वेश्चन में समय ले रहे हो ना, तो समझो प्यारे साथियों आप ये गलती कर रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लेना है। आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रयोग शब्द का यूज हो रहा है। अब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पर प्रयोग होता है? भाषाओं में प्रयोग नहीं होता, अर्थशास्त्र में प्रयोग नहीं होता, इतिहास में प्रयोग नहीं होता, साइंस में जबरदस्त तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं, जबरदस्त तरीके से प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर ठीक आंसर क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? साइंस। साइंस यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन है? मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे ज्यादा कठिन है? बताओ। अवधारणा निर्माण, स्वर का उतार चढ़ाव, उपयुक्त भाषाओं का प्रयोग, चुनाव, भावनाओं का नियंत्रण। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 0 लेवल का क्वेश्चन है एक तरीके से। मान लीजिए कि अब प्यारे साथियों आपको मैं एक बहुत अच्छी खुशखबरी बता देता हूं एक तरीके से। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी हैं जिनका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार है, उनका सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन उनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, और फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर ना होने की वजह से उनका कभी नेट रुक जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका जेआरएफ केवल और केवल फर्स्ट पेपर की वजह से रुका हुआ है। सब्जेक्ट में बहुत धांसू स्कोर करते हैं, वो बहुत गजब का स्कोर करते हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा। फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। फर्स्ट पेपर को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, और अभी भी उनको चिंता लगी हुई है केवल और केवल फर्स्ट पेपर की, कि यार अब की बार भी फर्स्ट पेपर गड़बड़ ना कर दे। प्यारे साथियों, यहाँ पर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स चल रहा है, और क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि क्रैश कोर्स में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। देखो प्यारे साथियों, क्रैश कोर्स में मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, सबसे पहली बात, वो जो कंटेंट, वो जो नोट्स हैं, क्रैश कोर्स का जो कंटेंट है वो कंप्लीट सिलेबस में से बनाया हुआ है। सबसे पहली बात कि वो कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए बनाया हुआ है। जो क्रैश कोर्स होता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि आप कम समय में उन सभी चीजों को पढ़ लो जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्रैश कोर्स में इस तरीके से बनाया जाता है कि आप कम समय में उन सभी चीज़ों को पढ़ लो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं। क्रैश कोर्स में बिल्कुल डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता, डिटेल वाले नोट्स नहीं दिए जाते कि चलो आप इनको पढ़ते रहो, क्योंकि क्रैश कोर्स में केवल और केवल इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स है, इसमें हम कंप्लीट सिलेबस में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज है। मतलब फर्स्ट पेपर का जितना भी सिलेबस है, उस सिलेबस में से ऐसे कंटेंट, ऐसे टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा 100% चांस है, वो कंटेंट हम आपको क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी बात प्यारे साथियों, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग टाइप का पोर्शन है, तो हम इस तरीके से वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि यदि आप उन वीडियो को केवल एक बार सुन लोगे ना, एक बार अच्छे से देख लोगे, आप 100% टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और कम्युनिकेशन के जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको आप 100% ठीक ही करोगे। इसके अलावा प्यारे साथियों, बात की जाए ICT EVS हायर एजुकेशन, यहाँ से ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
वो हम आपको PDF के तौर पर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में, ICT में और हायर एजुकेशन में समझने का पोर्शन कम है और याद करने का ज़्यादा है, इसलिए ये कंटेंट मैं आपको वीडियो की बजाय PDF में प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से कम समय में कवर कर पाएँ। बात की जाए रीजनिंग की, मैथ की और DI की और RC की, इनको सोल्व करने का मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, जिससे कि आप DI को बहुत अच्छे से कम समय में सोल्व कर पाएंगे, RC को बहुत अच्छे से कम समय में सोल्व कर पाएंगे, रीजनिंग चाहे आपकी कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो उसको भी आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, वो भी कम समय में। बात रही मैथ की, मैथ में केवल सोल्व करने के लिए उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको लगता है कि वो मैथ में क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। जिनको लगता है कि वो मैथ में क्वेश्चन ठीक नहीं कर सकते, वो प्यारे साथियों मैथ से थोड़ा सा दूरी बना ले, बाकी का जो पोर्शन है उससे बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बना ले, जिससे कि वो वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो इस तरीके से मैं क्रैश कोर्स में प्यारे साथियों आपको वो सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस होता है, और जहाँ से लगभग 35+ क्वेश्चन पेपर भी आने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हो कि फर्स्ट पेपर में हमारे 35+ क्वेश्चन ठीक हो जाएं, तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फिलहाल में केवल और केवल 500 रुपये चार्ज है। ठीक है, इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता, 500 रुपये चार्ज है। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 35 0470, इसके थ्रू आप ये हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप किसी छात्र को सार्वजनिक भाषण या वाद विवाद के लिए प्रशिक्षण दे रहे हो, तो आप छात्र के लिए बहुत अच्छी अवधारणा बना सकते हो, छात्र के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकते हो, छात्र को जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हो, छात्र के जो स्वर का उतार चढ़ाव है उसके बारे में उसको बता सकते हो, उसको सही कर सकते हो। छात्र जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं उनके बारे में छात्र को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो। लेकिन प्यारे साथियों, आप छात्र की भावनाओं को कभी किसी भी हाल में नियंत्रित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ प्यारे साथियों? ऑप्शन डी, भावनाओं पर नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये था आज का हमारी क्लास। ऑलमोस्ट हमने जो भी आपको क्वेश्चन सोल्व कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था आपको वो क्लियर हो गया होगा। और यदि आप चाहते हो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना, बचे हुए टाइम में सही ढंग से पढ़कर तैयारी करना, 35+ क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो आप, तो आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम कल वाली क्लास में पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ।